हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी समूह में 746 प्लस वैकेंसी के लिए हमने ये कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में शुरू किया है दोस्तों, जिसका ये आज पहला वीडियो आपके सामने ये है। तो दोस्तों, आप सभी को शेड्यूल पता है, मॉर्निंग के 8 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है, जो कि आज ये हमारा पहला लेक्चर है हिंदी का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी पूरी डेडिकेशन के साथ और यूके ट्रिपल एस सी में जो इस बार सिलेक्शन लेना है, इस डेडिकेशन के साथ हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ये स्टडी प्लान पता होना चाहिए। मॉर्निंग के 8 बजे हिंदी, रात के 8 बजे उत्तराखंड और रात के 10 बजे जो जनरल स्टडी की क्लास, ठीक है। इसके अलावा आप हमें ये हमारे बारे में है जानकारी, आप हमें इन आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पहला सिलेबस, ठीक है। आप यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस क्या है। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पे पहला पॉइंट देख रहे हैं, सामान्य हिंदी जो है दोस्तों 20 अंक की सामान्य हिंदी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। इसके अलावा सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ये समसामयिक घटनाएं, इन सभी से दोस्तों आपके 40 अंक बनेंगे। और इसके अलावा उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड जी के जो है 40 अंक, यानी कि 40 अंक उत्तराखंड से, 40 जो है जनरल स्टडी से और 20 आपका बनेगा दोस्तों हिंदी से। तो इस प्रकार आपके टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे 100 मार्क्स के। तो ये आपका यूके ट्रिपल एस सी का पेपर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम हिंदी की ये हमारा हिंदी का लेक्चर है, तो हम हिंदी के सिलेबस को पूरे डिटेल से यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, इस सिलेबस आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हर एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपके पास है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ, भाषा, हिंदी भाषा के अंतर्गत ये भाषा के प्रकार, ये कार्यालयी भाषा, हिंदी भाषा की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश के प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। इसके अलावा लिपि, वर्णमाला, देवनागरी लिपि के गुण दोष, ये सब चीज़। इसके अलावा स्वर और व्यंजन, हिंदी वर्तनी के अंदर जो है विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, आगे शब्द संरचना के अंदर वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष विशेषण, अलंकार, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कारक, शब्द भंडार के अंतर्गत जो आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द आते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समयार्थी, पर्यायवाची, संधि, ये सारे जो हम दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा कोर्स हम यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा भी है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं पत्र लेखन में आ गए, ये सारे अर्ध सरकारी, सरकारी पत्र क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पद्य और गद्य से पूछे जाते हैं। इनके उपन्यासकार कौन कौन है, इनके पता होने चाहिए, इन्होंने क्या क्या उपन्यास लिखे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये पूरी चीज़ हम यहाँ पे सिलेबस में आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो ये यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख, तो वर्ण को हम समझते हैं। यहाँ पे वर्ण को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, तो जब भी हम कुछ बोलते हैं और बोलते समय जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, उच्चारण निकलते हैं, उन उच्चारणों की अगर हम सबसे छोटी इकाई को देखें, वो होती है वर्ण। अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने बोल दिया कि राम, एक वर्ड निकला आपके मुंह से, क्या निकला, राम। तो राम में अगर मैं बोलूँ सबसे छोटा जो इसके सबसे छोटा इकाई क्या है, वो आर, ए, एम, इन तीनों से मिलकर बना है। तो ये एक आर क्या है, एक आर एक लेटर है। क्या लेटर से छोटा कुछ हो सकता है? देखो, ये तीनों से मिलकर एक वर्ड बना है और ये सबसे छोटी यूनिट क्या है इसमें, एक लेटर है, क्योंकि आर एक लेटर है, आर, ए एक लेटर है, एम एक लेटर है। उसी तरह हिंदी में क्या है, अगर मैंने लिख दिया अनूप, और अनूप को अगर मैंने क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े करके जो है ये लिख दिया, आ, ना, ऊप, आ, इन सबसे मिलके बना है अनूप। तो सबसे जो छोटी इकाई क्या होगी, ये आ होगी ना। तो ये क्या आप इस आ के भी टुकड़े कर सकते हैं? आप आगे नहीं कर सकते। तो ये सबसे जो छोटी इकाई है ना, यही तो कहलाती है वर्ण। क्लियर हो गया? जिस तरीके से इंग्लिश में जो राम लिखने पर आर जो यहाँ से क्या निकलता है, एक लेटर निकलता है, उसी तरह इंग्लिश में जो है अनूप लिखने पे अगर हम इसके टुकड़े करते हैं, तो ये सबसे जो छोटी इकाई होती है वो हमारी वर्ण कहलाती है। अब आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ये आ जो है इससे भी नीचे आप नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये हमारे वर्ण कहलाएंगे। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखनी है, क्या है, भाषा की अगर आप सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, इसके जो हम इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आ, ई,
ये हो गए। तो आप क्या इनके भी टुकड़े कर सकते हैं? आगे नहीं कर सकते हैं, ये सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि ये सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण कहलाती है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ये लिखा था ना यहाँ पे, अनूप विद्यालय जाएगा, तो इसमें जो अगर हम बात करें वर्ण क्या है, तो जिन जिन वर्णों से मिलकर बना है, जैसे जाएगा, तो जाएगा कैसे बना है? जा, आ, ए, ग, आ, इनसे मिलकर बना है। तो सबसे जो छोटी इकाई जो है वो जा, आ, ये सबसे मिलकर बना है। तो ये जा क्या एक वर्ण है, आ क्या एक वर्ण है, ए क्या एक वर्ण है। कुल मिला के जो है पूरी जो वर्णमाला आपने पढ़ी है, का, खा से लेके आ, ये सारे क्या एक वर्ण ही तो है, ठीक है। अब हम वर्ण को आगे समझते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला जो है वर्ण की माला, यानी कि वर्णमाला, यानी कि वर्ण के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। जितने भी ये वर्ण हैं, ये छोटे जो वर्ण होते हैं दोस्तों, इनका एक व्यवस्थित रूप, उनको व्यवस्थित करके हमने जो बनाया है वही वर्णमाला कहलाता है। तो आपको पता होगा एक स्वर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हमने इनको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर दिया है, वही हमारे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किए, इन वर्ण को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तरीके से हमने व्यवस्थित कर दिया स्वरों में, और एक साइड हमने इनको व्यवस्थित कर दिया व्यंजन में। अब हम समझेंगे स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्वर की डेफिनेशन मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। जिन वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। समझिए दोस्तों, क्या बोला? जिनके उच्चारण में हमें किन्हीं अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये सारे क्या हैं? ये स्वर है दोस्तों हिंदी में। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण में स्वरों की सहायता से किया जाता है। देखो, स्वर और व्यंजन, स्वर क्या होते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और जिनको बोलने, जिनके उच्चारण में हमें किन्हीं अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन में जो है वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब आपको पता है व्यंजन क्या होते हैं? ये सारे स्वर है, और इनके अलावा जो बाकी रहते हैं जैसे कि का, खा, ये सब क्या है? व्यंजन है। अब आप देखेंगे का कैसे बना है। का जो बना है वो का और आ से मिलकर बनता है। तो आप ये देखेंगे आ क्या है? ये तो स्वर है। तो इन स्वर से सहायता से मिलकर बना है ये का। तो ये क्या है? एक व्यंजन है। समझ रहे हो? पर ये आ तो है अपने आप में एक स्वतंत्र है, तो ये क्या है? एक स्वर है। ये आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी स्वर और व्यंजन की। अब हम बात करते हैं स्वरों की संख्या को लेके। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, तो इस चीज़ को बहुत डिटेल से आप समझें। स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें शुद्ध रूप से, उच्चारण के आधार पर शुद्ध रूप से अगर हम बात करें, तो स्वरों की संख्या होती है 10, ठीक है। कितने होती स्वरों की संख्या? 10 होती है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। बट अगर आपसे सिर्फ ये बोला जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा 11। अब एक जो बढ़ जाता है वो है दोस्तों री से ऋषि। ये ऋषि आप देख रहे हैं, ये ऋषि बढ़ जाता है, और इनको मिला के जो है स्वरों की संख्या 11 हो जाती है। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझ आया? आपको ये समझ आया कि जो उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें स्वरों की संख्या तो 10 है, पर अगर सिर्फ ये पूछा जाए स्वरों की संख्या तो 11 हो जाएगी। ये जो री है दोस्तों, ये लिखित आधार पर जो है कामता प्रसाद गुरु जिन्होंने व्याकरण लिखा है उनके हिसाब से जो है री एक लिखित आधार पर इसमें जोड़ा गया है। तो ये देखे जाए टोटल तो 11 स्वर होते हैं। क्लियर हो गया आपका? 10 उच्चारण के आधार पर और एक जो है लिखित आधार पर जोड़ा गया है, तो 11 जो है स्वरों की संख्या होती है। दो और स्वर भी हैं दोस्तों जिनको हम अयोगवाद कहते हैं, अंग और आ, ठीक है। अंग और आ, तो ये अयोगवाद होते हैं, इनको हम आगे समझेंगे। इनको भी स्वर में ही कैटेगरी में जोड़ा गया है। तो अब कितने हो गए? 11 और 2 13। 13 स्वरों की संख्या हो गई वर्णमाला के हिसाब से। ये जो 2 है दोस्तों, ये वर्णमाला के हिसाब से जोड़े गए हैं, क्योंकि हमने इनको व्यवस्थित किया है अलग अलग रूप में, स्वर के और व्यंजन में। तो स्वरों में जो है 2 और बढ़ जाते हैं, तो टोटल हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। अब आप कंफ्यूज हो गए, एक बार ध्यान से समझिए। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। सिर्फ ये पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर आ जाएगा 11,
क्योंकि इसमें री से ऋषि भी आ गए जो लिखित रूप से है। बट अगर आपको ये पूछा जाए कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर आ जाएगा 13। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों तीनों चीज़ों को, किस तरीके से आपको स्वरों की संख्या बतानी है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम आगे स्वर के भेद के बारे में, स्वरों के प्रकार। तो ध्यान से इसको समझते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, देखो कितना समय हमें उच्चारण में लगता है, उसके आधार पर जो है 3 प्रकार से हमने स्वर को डिवाइड किया है। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। तो इन तीनों को समझते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वो होते हैं दोस्तों, ह्रस्व का जो अर्थ होता है वो होता है लघु या छोटा, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अभी मैंने पिछले आपको बताया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। आपको 11 लेके चलना है। वर्णमाला में कितने होते हैं? वर्णमाला में 13 होते हैं। ठीक है, तो अब जो ये 11 स्वर बने हैं दोस्तों, इन 11 को इन्होंने डिवाइड करा है। इन 11 कैसे कैसे, इनके बारे में अब डिटेल से समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं ये जो 11 स्वर आए हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने जो इनको 3 भागों में बांट लिया है इन 11 को। ठीक है, ये 11 क्या थे? आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, यहाँ तक ये 11 स्वर थे। इनको इन्होंने जो है 3 भागों में बांट लिया, जितना समय के आधार पर, कितना समय लगता है इनको बोलने में। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अब आप देखेंगे इन 11 में से कौन कौन है? 11 आ ई उ री ए और ओ औ। अब आप यहाँ पे देखेंगे, खुद से आप इसको जो है दोस्तों समझ सकते हैं कि किस में आपको सबसे जो है कम समय लग रहा है। वो आपके क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनमें सबसे कम समय लगता है। देखो आ ई उ और री, ये 4 जो है इनमें आपको बहुत कम समय लग रहा है उच्चारण करने में। ठीक है, तो उच्चारण जो समय लगने वाले समय के आधार पर, तो ये 4 आप यहाँ पे दिख रहे हैं, आ ई उ री, इनमें कम कम समय लग रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है, यानी कि 2 गुना समय लग रहा है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए अब ज़्यादा देखो, आ इसमें ज़्यादा समय लग रहा, ई ऊ लग रहा है, ए ओ औ इनमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो इनको बोलेंगे हम क्या? इनको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। समझ रहे हो? आप इनसे कंपेयर करें, आ ई उ री, कम समय लग रहा है ह्रस्व स्वर, ज़्यादा समय लग रहा आ ई उ दीर्घ स्वर। क्लियर है? अब एक तीसरा होता है दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये प्रयोग में केवल संस्कृत में किया जाता है, इनका प्रयोग सिर्फ संस्कृत में होता है। जैसे आप बोलेंगे ओम, बोलते हैं ना ओम, तो ओम में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। अब आपको ये तीनों जो है क्लियर हो चुके हैं। सबसे कम समय जिसमें लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। आपको ये भी पता होना चाहिए। दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर की जो है डबल ज़्यादा जो है समय लगता है, दुगुना समय लगता है, वो होते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? तो आप गिनेंगे 2 4 6 और 1 7। तो आप देखेंगे 7 ये हो गए और 4 ये हो गए, कितने हो गए? 11 हो गए, 11 स्वरों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनुनासिक क्या होते हैं दोस्तों। अनुनासिक वो होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं। मुख और नाक से जो बोले जाते हैं उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनके ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगा रहता है। ये चंद्र बिंदु आप यहाँ पे देखिए लगाया जाता है, नाक की सहायता से बोले जाते हैं। इसके कारण इन्हें क्या है? अनुनासिक कहते हैं। ये हमारे जो है नाक से बोले जाते हैं, इसलिए हम इनको अनुनासिक कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे गाँव, तो गाँव में आप देख रहे हैं ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तो यही आपको याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक कहते हैं। देखो आपको आ रही है नाक से, देखो नाक से आपको बोल, जैसे गाँव, 5 तो चांद, तो इनको आप बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी नाक से आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अनुनासिक। और एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। क्या निकलती है? नाक से हवा निकलती है, वो उच्चारण जोर से किया जाता है, तथा लिखते समय
व्यंजन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, सिर्फ ऊपर एक डॉट लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे आपने लिख दिया कंठ, देखो नाक से अगर आप ध्यान देखिए, नाक से जो है हवा निकल रही है, ऐसा आपको लग रहा है। चंचल, चंचल, मंच, अंधा, बंदर, कंधा। तो ये आप देखेंगे, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके ऊपर आपको सिर्फ एक डॉट मिलेगा, ये इनको बोलते हैं अनुस्वार, और जिसमें चांद बना रहता है ऊपर, ये चंद्र बिंदु वाला, उसको बोलते हैं अनुनासिक। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक अयोगवाह होता है। अयोगवाह क्या होते हैं दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग, ये दो होते हैं। ठीक है, दोनों ध्वनियों, ये दोनों ध्वनियाँ ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन की कैटेगरी में आती है। तो ये दोनों का कोई साथ योग नहीं है, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। ठीक है, तो ये दो जो है कौन कौन है, एक अंग और एक क्या होता है, आ होता है। ठीक है, तो अंग आ, ये अंग आ को विसर्ग कहते हैं, ये आप देख रहे हैं विसर्ग, और इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहा गया है। तो कैसे पहचानेंगे, अनुस्वार क्या होता है, जिसके ऊपर बिंदी है, और विसर्ग क्या, जिसके बाद में दो बिंदी लगी है, इसको हम विसर्ग कहेंगे। क्लियर हो गया आपको। तो मुझे बताइए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक वो होते हैं जिसमें नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, जो नाक से बोले जाते हैं उनको हम बोलते हैं अनुनासिक, और जो ऊपर लगे रहते हैं, चांद चंद्र बिंदु लगा रहते हैं, वो अनुनासिक हो गया। अनुस्वार जिसमें सिर्फ एक बिंदी ऊपर लगी रहती है और इसमें हवा, नाक से हवा निकलती है। ठीक है, अयोगवाह क्या होते हैं, एक तो ये होते हैं अंग जिसके ऊपर ये बिंदी लगी है, और विसर्ग क्या होते हैं, जिसमें ये दो बिंदी, और इन दोनों को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम लगाते हैं एक छोटा सा टेस्ट, तो आप देखेंगे इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। देखो वर्ण क्या होते हैं, चार ऑप्शन आपके पास इस तरीके से दिए जाएंगे। तो क्या होते हैं वर्ण, आपने अभी पीछे पढ़ा है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अभी हमने समझा था जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उनको हम क्या, स्वर कहते हैं। मतलब इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, पर व्यंजन की अगर हम बात करें तो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वो सॉरी उनको हम व्यंजन कहते हैं। और जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, और जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हमने पीछे समझा था। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्षों को नहीं, वर्णों को, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वालों को व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। अब आपको यहाँ पे देखिए वर्णमाला पूछिए तो 13 हो जाएंगे, समझ रहे, वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 हो गई। ठीक है, सिर्फ उच्चारण के आधार पर बोली होती तो 10, और अगर सिर्फ ये पूछता स्वरों की संख्या तो आप 11 बोलते। क्लियर हो गया ना, ये आपको पता है। देखिए नेक्स्ट, ये चिन्ह कौन किसका है, ये जो चिन्ह है ये वाला ऊपर चंद्र बिंदु वाला, तो आपको पता होना चाहिए, नाक से आवाज आती है इसमें, चांद। ठीक है, आ रही है, तो ये अनुनासिक है, नाक से आवाज आ रही है, ऐसे याद रखो। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, अभी हमने बात करी थी ना, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर हमने जिसमें बहुत कम समय लगता था, और दीर्घ स्वर क्या होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा समय लग रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा हमें किस में लग रहा, सात में लग रहे थे, और कम समय हमें सिर्फ आ, ई, उ और री, इन चारों में, ये चार क्या थे, ये ह्रस्व स्वर थे। तो दीर्घ स्वर कितने रह गए थे, 7 रह गए थे। तो 7 होती कितनी, दीर्घ स्वरों की संख्या। क्लियर हो गया। चलिए, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं स्वर के भेद, अभी हमने बात करी थी 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए विसर्ग क्या होते हैं, ये दो होते हैं, अंग आ वाला, ये दो जिसमें लगे रहते हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतने ही थे, और मैं आशा करता हूँ आपको जो है ये सारे टॉपिक जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, स्वर कितने होते हैं या स्वर होते क्या हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अनुनासिक जो नाक से आवाज़, वो हवा निकलती है जब, ठीक है, और नाक से आवाज़ आती है, अनुस्वार जब हवा निकलती है, अयोगवाह आपको पता है अंग और आ हो गए, ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें डबल समय लगता है, और प्लुत स्वर जिसमें ट्रिपल टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये सारे जो है आपको यहाँ पे आज क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं रात को 8 बजे उत्तराखंड स्पेशल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।